अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे डीजी आईएसपीआर के बयान के हवाले से। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए डीजी आईएसपीआर ने आज बातचीत की और इस बात में अहम तरीन बात उन्होंने जो की उसमें उनका कहना था कि फ़ौज को सियासत में ना शामिल किया जाए। फ़ौज के किसी भी सियासी जमात से अपोजिशन की जो 11 जमातें हैं, जिस हवाले से एक बाज़गश चल रही थी कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी राब्ते जो है वो चल रहे हैं, कुछ जारी हैं, जिस पे कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना लाएं। कोई सबूत है तो वो सामने लेके आए। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने इंटरव्यू में भी डीजी आईएसपीआर ने यह बात दोहराई कि इससे कबल मैं ये बात कह चुका हूं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया क्या फौज का वाकई कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। कोई डे टू डे फौजी क़यादत जो हमारी लीडरशिप है, क्या उनकी सियासतदानों के साथ, सियासी लीडरशिप के साथ बातचीत होती है? अगर होती है तो क्या उसको फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत कहा जाएगा या कहना गलत होगा? इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माजी में क्या होता रहा है। प्रोग्राम में इस सवाल ज्वाइन करेंगे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वेरी एमिनेंट गेस्ट जॉइनिंग अस टुडे। वेलकम टू द शो जनरल साहब। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक उसकी जाने पहले पड़ेंगे। वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर, पहला और बड़ा अहम सवाल डीजी आईएसपीआर साहब की आज की आपने टॉक सुनी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी। ये बताइएगा कि फ़ौज की मुदाखलत होती है सर सियासत में या नहीं होती? देखिए, एक तारीख है पाकिस्तान की जिसमें फौज ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते रहे हैं कि भाई मार्शल भी लगे तो जनरल मुशर्रफ लास्ट में। लेकिन जो आज की फौज है ना, हमें ये जो सियासतदान है ये समझने से कास्टर है कि वो शायद अपने आप को अभी तक 80 की दहाई में कैद है। अपनी सोच उनकी जो है, फौज इस वक्त कोई 21वीं सदी में बैठी हुई है यहाँ पे। उसने ना सिर्फ मॉडर्न किस्म के दुश्मनों का सामना करना है, बल्कि जो दुश्मनों का सामना करने वाले लोग हैं हमारे, वो सारे बैटल हार्डन जंग के आग और खून के दरिया से पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। वो समझते हैं कि हालात और हालात की नजाकत क्या है, तो इसलिए उनका सियासत में इस हद तक दाखिल करना जहां पे ये शोर मचना शुरू हो जाए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ज़हन ऐसा नहीं है, उनकी सोच ऐसी नहीं है। जो 80 की दहाई की फौजें थी वो ऑल किस्म की सोच थी उनकी, लेकिन अब हमारी लीडरशिप है फौज की, वो बहुत मुख्तलिफ, बहुत इंतहाई प्रोफेशनल, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो मसला जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है या ये जो राब्ते, आज से कुछ अर्सा पहले भी हमने खबरें देखी ऐसी आई जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बयान आया, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकात आई, फिर उसकी तरदीद आई, फिर उसकी एक्सेप्टेंस आई। हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि ऐसा कुछ होता रहा, लेकिन जिसको कैटेगोरिकली फ़ौज ने डिनाई किया और उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हुआ। ये बताएं कि कोई डे टू डे तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, सियासतदानों से बात करनी पड़ती है, पॉलिसी मेकर जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ता है। सो जो सियासत है उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करें। जो डे टू डे कॉरस्पॉन्डेंस है वो कितनी होती है, और डे टू डे कॉरस्पॉन्डेंस होने का क्या मतलब है कि फ़ौज जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है या सियासतदान जो है वो फ़ौज को इसके अंदर लेके आना चाह रहे हैं? इसको नुक्ते को थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, होता क्या, किस तरह वर्किंग इक्वेशन क्या होती है फ़ौजियों की और सिविल जितने लोग इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं उनकी? देखिए, फौज एक मुल्क का एक इदारा है जिसकी बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं, और आज के दौर में जिस उनकी जंग है उसमें 24/7 फौज इसमें इन्वॉल्व है, आपके चाहे वो अंदरूनी दुश्मन है या बैरूनी खतरात है उससे। तो इस हद तक फौज का अपने हुकूमत के साथ कांटेक्ट में रहना 24/7 इंपॉर्टेंट भी है, क्रिटिकल भी है। कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसके लिए आप देर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए जो अपनी हमारी जो लीडरशिप है, मुल्क की जो हुकूमत है, उसको अपडेट रखना, उसको अपनी सजेशंस देना और उनकी राय देना, और अगर जरूरत महसूस करे लीडरशिप तो उनसे बैठ के बात करना और एक कंसेंसस डेवलप करना मुल्क के हालात को डील करने के लिए, ये फौज के लिए, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, दुनिया की किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्रिटिकल है और इंपॉर्टेंट है, और ये फौज करती है। और जहां तक ये ताल्लुक है, फौज बैठ के चाहे मौलाना फजल रहमान साहब को या मरियम साहब को उनसे बात करना चाहती है, क्यों करे? फौज के उनसे ताल्लुक क्या है उनका? जो अगर जाती ताल्लुकात को आप इस तरीके से लेके आ जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं अपने जाती ताल्लुकात को, उनको फौज भी तो आपकी और मेरी है ना जी, हमारे बहन भाई रिश्तेदार सारे इस मुल्क में ही हैं सारे, तो आपके मेरी तो अगर हमसे कोई मुलाकात करने आ जाए या चीफ आर्मी साहब से मुलाकात करने चला जाए या DISI से मुलाकात करना चला जाए अपने ताल्लुकात की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से,
तो उसको अगर इस किस्म का रंग देना कि शायद अब फौज उनके पीठ पे खड़ी है, जो उनके साथ मिल रही है या कुछ कर रही है, ये अफसोसनाक है। मैं समझता अपनी जो हमारी पॉलिटिक्स है इसको बहुत आगे निकल के भी 21वीं सदी में आना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि आज के हालात क्या है। इसमें आप अपने पाकिस्तान की फौज का एस्टेब्लिशमेंट को आप क्या रोल देके, क्या उनसे काम क्या लेना चाहते हैं, इनसे उनसे तवक्को क्या आते हैं, उनसे क्या आपकी उनसे अगर आपकी तवक्कुआत ये है कि आपके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के साथ डील करे, तो फिर आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा, उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी। आप ये नहीं हो सकता कि आप 80 की दहाई में खुद फंसे हुए हैं, खुद ही इसी में आप में, अगर आप ये देखिए तो जितने इल्जाम लगाने वाले लोग हैं सब इसके मुजरिम तो है ना सारे इसमें लोग। तो इसलिए अपने आप को इससे बाहर निकालने की जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान पे वो बोझ मत डालें जो वो बर्दाश्त नहीं करना चाहती और जिसका जो बड़े अजीब किस्म का नताज उससे निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनरल साहब ये बताएं कि आज जिक्र किया डीजी ISPR साहब ने, जो इंटरव्यू उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ऑलरेडी जो है इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिससे डील कर रही है, और यानी उनकी बात से तासुर लग रहा था कि हमारे पास अपना ही इतना ज़्यादा काम है करने के लिए कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मतलब उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये समझ आती है। तो ये बताएं कि इंटरनली और एक्सटर्नली फ़ौज को आज के इस दौर में किस किस्म के चैलेंजेस हैं और फौज हमारी किस हद तक जो है वो अच्छे तरीके से डील करती जा रही है? देखिए, जिस हाइब्रिड वॉर की हम बात करते हैं या जिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, उसमें दुश्मन की कोशिश क्या है कि मुल्क के अंदर से मुल्क को खोखला कर दिया जाए, इसके अंदर कमजोर कर दिया जाए, वो अपने वजन में खुद ही गिर जाए। इसमें आपकी इक़्तिसादियात हैं, इसमें आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो है। सबसे बढ़कर यह कि जो मुख्तलिफ आपके तबकात हैं इनके दरमियान में जो एक हम आहंगी है उसको खत्म करना, और फिर अफवाज पाकिस्तान को उस जंग में फंसाई रखना जो ना सिर्फ इंतहाई मुश्किल भी है, डिमांडिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, जिसका बहुत बड़ा स्ट्रेस है फौज के ऊपर। वो है आपके अंदर से जो टेररिज्म उठता है, वो है जो आपके अंदर से जो हमारे सोशल मीडिया पे टेररिज्म हो रहा है, बाकायदा फौज को टारगेट बना के किया जा रहा है, और जिस तरीके से दुश्मन की जो हर किस्म की जो कोशिश है उसको फौज अपने आप संभालने की कोशिश में लगी हुई है और बड़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही है। देखिए, काफी जो इस वक्त अगर आप सर्वे करेंगे आप तो देखिए कि 22 करोड़ अवाम में से शायद इक्का दुक्का को आपको ऐसे मिलेंगे, मेरे ख्याल में भी 0.1% जो इस बयानी के साथ होंगे, फौज के साथ जो मुखालिफ चल रहा है। बाकी अवाम अपनी फौज को अच्छी तरह समझती है, और हमारा जो रिलेशनशिप है ना फौज का और अवाम का, वो इतना स्ट्रांग है कि मैं आमतौर पे जब मुझसे कोई लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूं मेरी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि मेरे पास हथियार हैं या हमारे पास एटम बम है या हमारे ये है वो है। मेरी जो पाकिस्तान फौज की जो स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि 22 करोड़ अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी फौज के साथ खड़े हैं। फौज उनके जज्बात को समझती है और वो फौज के जज्बात को समझते हैं, क्योंकि मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि फौज आप में से है। ठीक है। अच्छा सर, अब जनरल साहब ये बताएं कि अब डीजी ISPR साहब की जो आज टॉक थी, ज़ाहिर उसका एक हिस्सा था फौज और दूसरा था सियासतदान। अब आप ज़ाहिर है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप फौज में बड़े आला ओहदों पर रह चुके हैं और आपने काम कर चुके हैं वहाँ पे। आप ज़ाहिर इस पर कॉमेंट खुल के करते हैं और कर सकते हैं। आप आज की मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है वो किसी भी पार्टी से मैं उसको रिलेट नहीं कर रहा, आप इस लीडरशिप को कैसा देखते हैं? आपने काफ़ी लीडरशिप्स देखी हैं, क्या आपके कमेंट्स हैं इन सियासतदानों के हवाले से जो आज के इस दौर के सियासतदान हैं? ये ज्यादातर जिनको आप देख रहे हैं सीन पर, इनको तारीखी तनाजुर में पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है, इदराक नहीं है। इनको अपने जोग्राफिया की समझ नहीं है, इनको पाकिस्तान की जो सही मामलात हैं, पाकिस्तान के जो इशूज हैं उनकी समझ नहीं है, उन पर ये बात नहीं कर सकते। इसमें इनकी जो सोच बड़ी लिमिटेड है, वो इलेक्शन चलते हैं, इलेक्शन जीतने की हद तक है, उससे पहले उसके बाद इस मुल्क में जो हो रहा है इनको खबर नहीं है। आप इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, आप बाकी मामला देख लीजिए, देखिए पाकिस्तान का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस हद तक है कि 22 करोड़ अवाम वहां पहुंच चुके हैं, लोग 23 करोड़ की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जा रहे हैं कि हमें समझ नहीं है कि क्या नुकसान है पाकिस्तान को। कभी आपके सियासतदानों ने ऐसी बात की है? कभी आपके सियासतदानों ने ये बात की है जो तबकाती जो हमने क्या कहते हैं जो फर्क कह लीजिए या एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग में जो फर्क है उसको हमने ब्रिज करने की कोशिश की है सियासतदानों ने? नहीं, बल्कि सूबाइयत ले ली है इनसे। हर चीज या तो सिंध की है या बलूचिस्तान की है या पंजाब की है, केपी की। भाई पाकिस्तान है नहीं आप लोगों का। इनकी जो समझ है अनफॉर्चुनेटली
बहुत ही, मैं समझता हूं कि इंटेलेक्ट वाइज बड़ा डिसअपॉइंट होता है इंसान जब ये देखता है कि ये लोग पाकिस्तान की लीडरशिप चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस किस्म का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि फौज को बाहर आके बात करनी पड़ती है। वे क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि इनको सोच अभी तक 80 में दहाई में दफी, इन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं होने दिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इवॉल्व करके किसी सब में लेके नहीं आए। जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, जो मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको इनका इदराक नहीं है। ये सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कौन बात कर रहा है, पाकिस्तान को आगे ले जाने की कौन बात कर रहे हैं, आपके सामने सारी दुनिया अवाम का। यानी सर इसके अंदर फिर हुकूमत भी आप शामिल करें कि जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, जो हमारी लीडरशिप है, जो इस सारे मामलात को चला रही है, वो भी इस चीज़ से लैग करती है, आप उसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं? देखिए, हमारी हुकूमत में बहुत अच्छे काम भी कर रही है ये, लेकिन आप जब जनरल देखते हैं ना, तो आपको एक, आपने कहा था जनरली पॉलिटिक्स की बात करें, मैं ये भी देख रहा हूं अपने आप से कि आप देखिए अवाम से पॉलिटिक्स अगर अवाम के लिए, तो अवाम का पॉलिटिक्स पे एतमाद कितना है ये देखिए ना आप। मैं तो बार बार इस चीज का भी एहसास करता हूँ, खुदा के लिए ये ना हो कि अवाम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, वो बिल्कुल इससे अलहदा कर ले अपने आप को, और अगर वो सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। तो ये लीडरशिप अपने अवाम को एंगेज करने में नाकाम है। मैं कहता सबसे बड़ा फेलियर अगर एक लफ्ज में कहें तो ये है इनके लिए। ठीक है जी, लीडरशिप जो है वो अवाम को आगे लीड करने में नाकाम है। बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। वक्त हुआ था एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम आज का अगला मौजू शामिल करेंगे सेनेट के होने वाले इंतखाबात। इन इंतखाबात को लेकर काफ़ी सियासत जो है वो चल रही है, सियासी माहौल खासा गर्म है। हुकूमत का एक स्टांस है तो अपोजिशन अपने बयानिए पर कायम है। हुकूमत का कहना ये है, हुकूमत चाहती है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इस मरतबा के सेनेट के इंतखाबात कंडक्ट किए जाएँ, जबकि अपोजिशन की जो 11 जमातें PDM के बैनर तले जिनका इत्तेहाद है, उनका कहना यह है कि सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए जिस तरह होता आ रहा है उसी किस्म की बैलेटिंग को इस दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस सारे मामले को लेकर एक सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है। 6 फरवरी की तारीख को ये ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। डॉक्टर आरिफ अलवी इस ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके साथ साथ एक केस इस हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसको JUI की जानिब से कंटेस्ट किया जाता है। इस के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है। इस एप्लीकेशन के अंदर कामरान मुर्तज़ा साद अपने साथी वकील जदून साहब के साथ इस केस को फ़ाइल करते हैं। प्रोग्राम में आज हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं की ज़बानी आज पूछेंगे कि इसके एप्लीकेशन के फ़ाइल किए जाने का मकसद क्या है और इससे क्या एक्सपेक्टेशन वो लगाए बैठे हैं। वेलकम टू द शो कामरान मुर्तज़ा साहब। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस एप्लीकेशन फ़ाइल किए जाने के हवाले से? कुछ सैलिएंट फीचर बताइएगा हमें इसका। देखिए, जो मेरा नुक्ता नज़र था, हमने अपना नुक्ता नज़र जो है ना वो कोर्ट के सामने रखना था। अब दूसरी तरफ से जो ना कहा यह जा रहा है कि हम शफाफियत के लिए जो ना जो कुछ करना चाह रहे हैं शफाफियत के लिए करना चाह रहे हैं। हमारी तरफ से कहा जा रहा है या हमारी कंटेंशन ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दस्तूरियत के लिए कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से जो है बिल्डोज नहीं किया जा सकता जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्डोज करना चाह रही है या कर रही है। हुआ ये इसमें कि 28 अक्टूबर को इन्होंने गवर्नमेंट ने यानी कि इन्होंने ये समझा और इन्होंने समझने के बाद जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का बिल पेश किया जिसको 29वीं कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम का बिल कहते हैं। वो बिल अब तक पेंडिंग है कौमी असेंबली में और चंद दिन पहले जो प्रोरोग हुआ था इजलास, उस वक्त इस पे खासा झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है ना वो इन्होंने वोटिंग न करवाई उस वोट पे, उस अमेंडमेंट पे। और देन जो है ना मीनवाइल इन्होंने ये किया कि एक रेफरेंस फाइल कर दिया जनवरी में, रेफरेंस 1 ऑफ 2021 ये फाइल कर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये राय दीजिए, सदर की तरफ से आया है और कहा ये राय दीजिए कि ये जो सेनेट इलेक्शन है ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द एक्ट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन था। अगर तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आर्टिकल 226 का बार जो है वो आएगा इनके रास्ते में इलेक्शन कमीशन, और अगर अंडर द एक्ट है तो फिर ये उसको अमेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो नुक्ता नज़र ये है कि ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी नुक्ता नज़र को लेके हमने पहले भी दरख्वास्त फाइल की इसमें सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस को कंटेस्ट करने की। फिर मीनवाइल जो ना इन्होंने ये ऑर्डिनेंस जब इंट्रोड्यूस करवाया कि मामला पेंडिंग था
और 3 सेक्शंस को जो है ना इन्होंने कंडीशनली अमेंड करने का जब कह दिया, तो भी हमने फिर जो है ना इस हवाले से भी दरखास्त दे दी कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और इस तरह से करना नहीं चाहिए, या इस तरह से कभी हुआ नहीं है कि ऑर्डिनेंस के जरिए जो है कंडीशनल ऑर्डिनेंस जो है ना वो जारी किए जाएं और उसकी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो। तो ये हमारी कंटेंशन। लेकिन सर इसमें जो मशरूत किया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइनल मार्क्स से देती है और वो कहती है कि हाँ जी शो ऑफ हैंड के जरिए कर लें, या उसमें कोई शर्त लगा देती है कि जी जिस तरह हमने देखा कि ऐसी खबर भी चल रही है कि एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके बाद पार्टी के सरबराह जो है वो देख सकेंगे कि वोट किसने किसको कैसे कास्ट किया, अगर ऐसा हो जाता है फिर तो जाहिर है यू हैव नो अदर ऑप्शन। नहीं, उसमें ऐसा है कि आप इसको कानून में तरमीम को और ऑर्डिनेंस को अलग अलग जो है ना वो समझिए। कानून में तरमीम करने के लिए जो है वो असेंबली का इजलास बुलवाना पड़ता है, एक हाउस से आता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, एक हाउस में पास हो गया, दूसरे में फेल हो गया, फिर जॉइंट सेशन, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। ऑर्डिनेंस जो है वो तो किसी भी टाइम किसी भी लम्हे आपने ड्राफ्ट करके रखा होता है, उसको किसी भी टाइम जो है ना वो प्रोमोगेट कर सकते हैं। उसके लिए ये इशू नहीं हुआ करता कि आपने जो है ना असेंबली का इजलास बुलवाना है, टाइम लगेगा, 7 दिन फलां जगह देने हैं, 2 दिन फलां जगह पे देने हैं, इतने दिन लग जाएंगे, मुमकिन नहीं रहेगा। ये एक एहतराम की बात होती है। तरीका ये था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते और उसके एहतराम में जो भी होता फिर आप ऑर्डिनेंस समझते हैं। हालांकि मेरे अपनी जो राय है कि इसमें ऑर्डिनेंस के जरिए भी तरमीम नहीं हो सकती, मुमकिन है ये राय गलत हो, मगर इनको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। ये बगैर इंतजार करे जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, बल्कि हरकतें कर रहे हैं, और जो कंफ्यूजन जो इनके माइंड में वो जो है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा कामरान साहब, ये तो आपने जो भी बात बताई ये तो हो गया इसका सारा कानूनी पहलू। अब कुछ ज़रा सियासी पहलू है, ज़रा आप इस पर भी कमांड रखते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत को शो ऑफ हैंड में क्या इंटरेस्ट है और अपोजिशन को सीक्रेट बैलेटिंग में क्या इंटरेस्ट है, और इसका फ़ायदा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को या दोनों साइडों को क्या होगा। ये सवाल आपसे मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप किसी पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं या आप सियासत को समझते हैं, अदर दैन दैट एज एन एनालिस्ट मेरा आपसे ये सवाल है। हाँ, उसमें ऐसा है कि ये शो ऑफ हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। शो ऑफ हैंड जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान साहब के जो है ना पार्ट पे भी मिसकंसेप्शन था, और उसके बाद जो है ना ये मिसकंसेप्शन जो है इसने ट्रेवल किया। इनफैक्ट जो है ना शो ऑफ हैंड नहीं है। ये जो ऑर्डिनेंस की जो इन्होंने जो अभी जो 6 तारीख का ऑर्डिनेंस है परसों का, ये भी प्रोमोगेट किया, उसमें भी शो ऑफ हैंड नहीं है। उसमें भी सिर्फ इतना है कि उसी तरीके से इलेक्शन होगा, सिर्फ इतना उसमें फर्क आएगा कि नाम उसके पुष्ट पे आ जाएगा वोटर का, और उसके साथ साथ जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल होगी उसके पास, पार्टी लीडर के पास या उसके नामिनी के पास, कि वो अगर चाहे तो उसका वोट जो है वो देख सकता है बाद में कास्ट करने के बाद। तो ये शो ऑफ हैंड नहीं है। अच्छा, अब इससे तकलीफ क्या है? बात तकलीफ की नहीं है, बात शफाफियत की भी नहीं है, बात सिर्फ दस्तूर की है कि आया ये इलेक्शन अगर दस्तूर में है और दस्तूर में लिख दिया गया है कि इलेक्शन सीक्रेट होंगे, तो क्या उसके बावजूद भी ये सीक्रेसी जो है ना वो खत्म की जाएगी? तो इतनी सारी बात है इसमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे। आपके वक्त का प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले वाक़े के हवाले से। एनक्रोचमेंट को लेकर हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक है वफाक के अंदर, बाकी शहरों में भी हमने देखा, लेकिन वफाक में भी हमने देखा कि जहाँ पर सरकारी ज़मीन है वहाँ पर एनक्रोचमेंट्स हैं, उसके खिलाफ CTA हरकत में है। पुलिस की मदद से तमाम तरह ऐसी बिल्डिंग्स को, ऐसी जगहों को मस्मार किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। कल की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वकला हैं उनके चैम्बर्स को गिराया गया, जहाँ पर वो चैम्बर्स मौजूद हैं। इस जगह पर हुकूमत अपना जो है वो रिट कायम करना चाहती है। उसका कहना यह कि जगह हमारी है। इनको मुतादिद मरतबा नोटिस दिए गए लेकिन टस से मस नहीं हुए। बहरहाल वो गिरा दी गई। उसके बाद वकला की जो टीम्स हैं वहाँ से निकलती हैं और वो पहुँचती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आकर घेराव करती
होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर का घेराव किया जाता है। तोड़ फोड़ के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस किस्म की वहाँ पे स्टेटमेंट्स और जिस किस्म का माहौल था वो काफ़ी कंडेमेबल था। जानने की कोशिश करेंगे कि ये एनक्रोचमेंट ड्राइव है क्या और ये जो सारा वाक़या हुआ इस पर वकला तंजीमें या वकला के जो रहनुमा हैं वो क्या राय रखते हैं। प्रोग्राम में इस वाले से हमें ज्वाइन करेंगे नायाब हसन गर्देजी साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो नायाब साहब। ये बताएं, आज के इस सारे मामले को आपने देखा, बड़े करीब से देखा, ये बताएं कि क्या मंजरकशी करते हैं, ये हुआ, ये क्यों हुआ और ये होना क्या यूं ही चाहिए था, इसी तरह मामला हल किए जाने चाहिए या इसका कोई और हल होना चाहिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। सर ये जो हुआ जैसे हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब क्यों हुआ इसकी बहुत सी वजूहत है। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। जी जी प्लीज। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस्लामाबाद 40 साल पहले ये जिला बना है। 1960 से ये तकरीबन 60 साल हो गए हैं ये कैपिटल बना है। आज तक किसी गवर्नमेंट की प्रेफरेंस जो है वो इंसाफ नहीं रही है। आप यकीन करें कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया गया, इस्लामाबाद के अंदर अदालतों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। ये आप समझ लें कि बनाने वालों के जहन में या बाद वालों के जहन में ये था कि इस शहर को इंसाफ की जरूरत नहीं है। अब ये था कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए वकला का किरदार आप किसी से बिका छुपा नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि इंसाफ के तकाजे जाए, इंसाफ जो है वकीलों की मदद के बगैर मुमकिन हो सके। अब जहां अदालतें होंगे वहां वकील तो होंगे। तो ये जो जितने भी प्रेमिसेस हैं ये यहाँ पर टोटल, चाहे गवर्नमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट ने अगर वहाँ पर कोर्ट कम्प्लेक्स अगर नहीं बनाया है तो जाहिर है वहाँ जो वकील बैठे हुए वो भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई उनको जमीन अलाटेड है वो सब बैठे हुए हैं, लेकिन ये 40 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये है कि इन्होंने ये किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि रात को बगैर बताए, एक वकील है उसकी दफ्तर के अंदर फाइलें पड़ी हुए हैं, क्लाइंट्स के बड़ी कीमती डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने बगैर नोटिस दिए उनको आप रात को डिमोलिश करके आप चले गए। तो ये तो इससे बड़ी नाइंसाफी जो है वो जुल्म क्या हो सकता है। तो इसको जो है ना, मेरा अपनी जाती राय ये है कि ये इससे बड़ी नाइंसाफी जाती जो है वो वकला बरादरी के साथ नहीं। लेकिन इसमें गर्देजी साहब ये बताइएगा कि इससे पहले ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे पहले कई मरतबा जो है वो तंबीह की, वार्निंग दी गई, कई सालों से मसला चलता आ रहा है, नोटिस हुए, केस भी चल रहा था, इसके बावजूद वकला वहाँ पर बैठने पे बाज़िद थे। वो कह रहे थे कि जी हम वहीं पर बैठेंगे और वहीं पे अपने चैम्बर्स बनाएंगे और वहीं से काम करेंगे। ये हुकूमती मौक़िफ़ है। तो जब इतनी मरतबा पहले इंटीमेट किया गया, इतनी वार्निंग्स हैं, मसले वाली जगह है, प्रॉब्लमेटिक जगह है और वो जगह आपकी नहीं, वो किसी की जगह है, अब उसका आपको मुतबादिल मिलना चाहिए। उस मुतबादिल के हवाले से एक आपको पता है अलग एक कहानी, एक अलग स्टोरी है। हमें मुफ्त जगह दे दे, अगर वो नहीं मिल पा रहा तो इसका क्या मतलब है कि वो जगह आपकी हो जाएगी या वकला की हो जाएगी? ये सवाल है, ये लोग पूछते हैं। कोई इस जगह का कोई मलकियत क्लेम कोई नहीं करता है, ना कोई वकील कर रहे हैं। ये अब देखिए, जब तक ये अदालत यहाँ पर कायम है वकील तो वहां पे आएंगे। ये रियासत का काम है कि वो जो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए, अदालतों के लिए जगह का तयन करें, वहां पे वकीलों को पैसे दे के जगह दे। हम ये नहीं कहते हैं कि खूब जगह देते आप भला ना दें, लेकर एटलीस्ट कोर्ट कम्प्लेक्स तो बनाए। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में नायाब हसन गर्देजी साहब ने ज्वाइन किया, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।